नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट देते हैं। लेकिन चलिए बात होगी फेड के फैसले की, गोल्ड और सिल्वर की, लेकिन उससे पहले एक अहम अपडेट आपको दे देते हैं कि नेचुरल गैस का ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अब लॉन्च होने वाला है। 17 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऋषि नथानी जी MCX से। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या बारीकियां होंगी और क्या तैयारी है इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर? धन्यवाद विश्व मोहन जी। ये कॉन्ट्रैक्ट हम 17 जनवरी को लॉन्च कर रहे हैं और इसमें जो है नेचुरल गैस फ्यूचर्स के ऊपर ये ऑप्शंस बेस्ड रहेगा। स्ट्राइक इंटरवल 5 रुपए का रहेगा, टिक साइज 5 पैसे का रहेगा और प्राइस कोट 1 रुपीज पर 1 MMBTU पर रहेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू लगभग 4.25 लाख रुपए का है, जो अंडरलाइंग फ्यूचर्स है। और इसमें विशेष बात यह है कि जो अभी क्या है कि नेचुरल गैस में मार्जिन बहुत तेज है, करीब 35% के आसपास मार्जिन है। तो ऑप्शंस में कोई यदि खरीदना चाहे ऑप्शंस, तो प्रीमियम देके खरीद सकता है। तो उसे ऑप्शंस अगर कोई खरीदे, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, तो उसको मार्जिन नहीं लगता, तो उसे खाली प्रीमियम देना पड़ता है। इंडस्ट्री को इससे कितना फायदा होगा? क्या इंडस्ट्री इसका फायदा उठा सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए? क्या ये बेहतर टूल्स होगा उनके लिए? जरूर, क्योंकि आज अगर मेक्सिको जैसा देश अपना पूरा ऑयल प्रोडक्शन हेज कर सकता है, तो इंडस्ट्री क्यों नहीं कर सकती है? नेचुरल गैस का अपना खपत इससे हेज कर सकते हैं ऑप्शंस के माध्यम से। ओके, शुक्रिया नथानी जी। आपसे आगे भी बात होगी और लॉन्च के दिन भी आपसे बात करेंगे नेचुरल गैस के इस प्रोडक्ट को लेकर। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला ET नाउ स्वदेश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फेड का फैसला आ चुका है। हालांकि कल फैसले के बाद सोने और चांदी पर दबाव दिख रहा था, लेकिन अब यहां से अच्छी रिकवरी दिख रही है। करीब 1% की तेजी हम गोल्ड में देख रहे हैं। चांदी 1200 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुगंधा सचदेव हैं, रिलीगियर कमोडिटी से, रिलीगियर ब्रोकिंग से, और साथ ही भाविक पटेल हैं और रेनिशा चेनानी है। आप तीनों ही मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। रेनिशा जी, आप फेड के फैसले से आपका टेक अवे क्या है और क्या लगता है आगे बुलियन मार्केट में क्या कुछ हो सकता है? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। आप देखेंगे तो फेड के जो फैसले आए हैं वो ज्यादातर एक्सपेक्टेड थे मार्केट में कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, और उन्होंने कहा है कि 3 बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं 2022 में। और जो उन्होंने फेड की टेपरिंग की जो साइज है उसे भी बढ़ाया है, फ्रॉम $15 बिलियन टू $30 बिलियन। सो ये भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था। तो गोल्ड सिल्वर की जो प्राइसेस थी, आप देखेंगे पिछले कई दिनों से प्रेशर में थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आगे चल के बढ़ने वाले हैं। और गोल्ड जो है एक ऐसी कमोडिटी है जो कहा जाता है कि हेज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट राइज। तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो प्राइसेस कम होती है। बट अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है इन्फ्लेशन का। जो फेड ने नई चीज बताई है वो कहा है कि इन्फ्लेशन 2022 में भी रहेगा एंड बियॉन्ड। जो ट्रांजिटरी वर्ड यूज करते थे वो बिल्कुल ही हटा दिया है। सो अभी जो गोल्ड एंड सिल्वर का रोल होगा वो होगा हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड अनसर्टेनिटी। सो इस वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस जो है कल से रिकवर हुई है। एंड जो नेगेटिव्स थे ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुके थे, अभी पॉजिटिव्स की वजह से प्राइसेस बढ़ रही है। एंड आई थिंक थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज डॉलर इंडेक्स भी नेगेटिव है एंड जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है वो भी नीचे आ गई है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ से बाइंग कर सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में शॉर्ट टर्म में। 48,300 के जो करंट लेवल्स हैं, मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। गोल्ड में 49,000 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं विद इन नेक्स्ट 10-15 डेज। एंड डाउनसाइड में 47,900 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सिल्वर में भी मुझे लगता है जो करंट प्राइसेस है 61,200, 300 के आसपास बाइंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 60,000। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 63,000 तक के भी टारगेट्स देखे जा सकते हैं। ओके, सुगंधा जी, अब आपसे मेरा सवाल ये होगा कि फेड का फैसला आ चुका है, बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई है। अगले साल उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 3 बार ब्याज दरें बढ़े और मार्च तक वो बॉन्ड खरीद प्रोग्राम भी बंद कर देंगे। इसके बाद आपको क्या लग रहा है, ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो गोल्ड को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। अभी मेजर फैक्टर रहेगा ECB की मीटिंग और बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग जो आज रिलीज होने वाले हैं, उनकी मीटिंग का आउटकम। बिकॉज मुझे लगता है उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी आएगी विद रिगार्ड्स टू Fed's divergence in their policy with the ECB and Bank of England.
फेड का स्टैंड अभी काफी हॉकिश रहा है, बट दैट वाज लार्जली ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, बट ईसीबी का स्टैंड देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे हमें फर्दर डायरेक्शन मिलेगी डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट में, और दैट विल आल्सो ड्राइव द प्राइसेस फॉर प्रेशियस मेटल्स एज वेल। अभी अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस ने रीटेस्ट किया है द क्रूशियल सपोर्ट जोन ऑफ 1760 पर आउंस, और वहीं से हमने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी आते हुए देखी है। मैं मानती हूँ कि जब तक डॉलर 1760 का लेवल शॉर्ट टर्म में होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी प्रूडेंट रहेगी गोल्ड के प्राइसेस में। और अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट में इसको ट्रांसलेट करूं, सो आई वुड प्रेफर टू बाय गोल्ड एट ऑन स्मॉल डिप्स एट लेवल्स ऑफ अराउंड 48,180 टू 200 लेवल्स। स्टॉप्स रहेंगे 47,950 और हाई साइड में हमारे फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 48,500। हैविंग सेड, आज इवनिंग सेशन में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, एंड ओनली इन केस प्राइसेस मैनेज टू सस्टेन अवर 48,500 मार्क, मुझे लगता है फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 49,200 एज वेल। वहीं अगर हम सिल्वर की भी प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस ने 60,000 मार्क पर शॉर्ट टर्म एक बेस बनाया है, और अगर मैं ईयर एंड पर्सपेक्टिव की बात करूं तो 58,000 मार्क एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो प्राइसेस ने सितंबर लोज के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लिया है, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू लेवल ऑफ अराउंड $21.5 पर आउंस। जब तक ये लेवल होल्ड करेगा सिल्वर में, इंटरनेशनल मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। आज के सेशन में भी मैं बाइंग की ही एडवाइस दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 61 to 50। स्टॉप्स रहेंगे 60,300, हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 62,700। इसके साथ मैं ये मेंटेन करना जरूर चाहूंगी, जब तक 62,700 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा प्राइसेस में। बिकॉज अभी जो फेड ने एक स्टैंस लिया है वो स्लाइटली नेगेटिव है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस के लिए, बट सिंस इट वाज लार्जली डिस्काउंटेड तो मार्केट ने इसको वेल डाइजेस्ट किया है। सो ये फैक्टर स्लाइटली कैप कर रहा है प्राइसेस को ऑन द हायर साइड। द मेजर फैक्टर व्हिच इज स्टिल सपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर इज द इन्फ्लेशन स्टोरी। जो इन्फ्लेशन गोल्ड के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर रहता है। यूएस में अगर हम इन्फ्लेशन को देखें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन इज रनिंग एट मल्टी डिकेड हाई, 40 ईयर हाइज के आसपास चल रही है। सो ये फैक्टर गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव है, बिकॉज गोल्ड एक्ट्स एज अ वेरी गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। So this factor will continue to drive gold prices well into 2022 as well. So मुझे लगता है buy on dips की strategy adopt करें as long as 1760 mark is holding on a short term basis. और long term की बात करें तो $1680 per ounce is a very strong support area for gold prices. Okay, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर, जहां पर गोल्ड में जो आपको टारगेट दे रही हैं सुगंधा जी है वो 48,500 के लिए, 48,200 के लेवल पे आपको खरीदारी करनी है, 47,980 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। भाविका, आप बताइए 48,400 रुपए का करंट भाव है, इस लेवल पे क्या खरीदारी बन रही है क्या आज? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। देखिए आज भी हम अच्छे गैप अप से देखा है कि अभी ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ चेजिंग द प्राइसेस एट हायर लेवल, मैं भी सुगंधा जी से आई थिंक आई एग्री विथ कि थोड़ा डिप आता है तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा रहेगा इंट्राडे के लिए। तो 4200 से 48,150 एक ऑप्टिमल रेट है कि जहां पे वो लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट मेरा भी रहेगा 48,500 का और स्टॉप लॉस रहेगा 47,950 का। जैसे मैंने कहा है कि एटलीस्ट 48,500 के ऊपर अगर जाता है तो अपसाइड और दिख रही है 48,900 से 49,000 के लेवल पे। तो इंट्राडे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी गोल्ड में। और सिल्वर की बात करें तो आई थिंक सिल्वर अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि सिल्वर में ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखेगी जब तक 62,000 वो ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि दिसंबर में हमने 62,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखा है। तो आई थिंक 62,000 के ऊपर जाता है तो ही मैं पोजिशनल कॉल लूँगा लॉन्ग के लिए। तब तक एटलीस्ट इंट्राडे सिल्वर में मैं अवॉइड करूँगा, गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। रेनिशा जी, आप करंट जो लेवल है 48,300 से 400 के लेवल के आसपास, क्या यहाँ पे खरीद ले क्योंकि तेजी बढ़ रही है, क्या इस तेजी का फायदा उठाएं? Yes, I would say 50% करंट प्राइसेस पे ले सकते हैं 48,400 जो करंट प्राइसेस है, और 50% थोड़ा वेट कीजिए कि 48,300 तक मिलता है तो इंट्राडे में बाइंग की जा सकती है। आप सिर्फ इंट्राडे व्यू मत रखिए क्योंकि आज काफी इंपॉर्टेंट डे है, ईसीबी की भी मीटिंग है एंड बीओई की भी मीटिंग है, तो इंट्राडे काफी वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो आई वुड से एक हफ्ते का एटलीस्ट व्यू रखना चाहिए, एंड डाउन साइड में 47,900 का स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। आगे में as other speakers said, first target 48,500 and second target 49,000 तक है। So overall जो गोल्ड है एक टग ऑफ वॉर चलेगा आगे वाले कई दिनों में। एक तरफ से एक वुड एक्ट एज अ इन्फ्लेशन हेज जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा अपसाइड
की तरफ हम देखेंगे प्राइसेस जाएंगी। एंड दूसरा होगा कि जो टेपरिंग की वजह से टेपरिंग हो रही है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी एंड इंटरेस्ट रेट्स भी आगे चल के बढ़ेंगे। तो वो एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइसेस को थोड़ा बहुत एक हेडविंड की तरह ट्रेड करेगा प्राइसेस के लिए। सो दोनों तरफ हम देखेंगे मूवमेंट मिलेगी, बट ओवरऑल स्टैंड जो है पॉजिटिव एंड बुलिश है। 48,300 के आसपास खरीदारी की सलाह दे रही हैं रिनिशा जी 49,000 के टारगेट के लिए। रिनिशा जी, चांदी में क्या करना चाहिए? क्या चांदी में आज जबरदस्त तेजी है? करीब करीब 1,300 रुपये अब मजबूती दिखा रही है चांदी, 61,500 के आसपास है। आप क्या यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह देंगी? सिल्वर हम देख रहे हैं कि अंडर परफॉर्म कर रहा है गोल्ड को एंड 58,000 से 60,000 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सो आई वुड से जो भी डिप मिलता है टुवर्ड्स 61,000 या 61,000 के नीचे भी, तो हमें बाय करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म आपका जो टारगेट रहेगा वो है 62,000 एंड 63,000 एंड अगर आप लॉन्गर टर्म बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आई थिंक अपसाइड में हम इनफैक्ट 65,000 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं विद इन 15-20 डेज। जो स्टॉप लॉस है स्ट्रिक्ट मेंटेन करना चाहिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 60,000 का, एंड जो मीडियम टर्म ट्रेडर्स है 15-20 डेज के लिए ट्रेड कर सकते हैं वो 58,000 का स्टॉप लॉस रखें। यानी चांदी का स्टॉप लॉस जो बता रही हैं रिनिशा जी, वो आप ज़रूर फॉलो करें। 60,000 का स्टॉप लॉस दे रही हैं इस ट्रेड में। 61,200 रुपये के लेवल पे आपको खरीदारी करनी है 63,000 के टारगेट के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां पर आज तेजी दिख रही है, करीब करीब 1.25% ऊपर MCX पर है। सुगंधा जी, क्या लग रहा है? 5,465 के भाव पर MCX पर क्रूड ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से आपको क्या लग रहा है, और तेजी दिखेगी या बेचने की कोई रणनीति आप बना रही हैं? विष्णुमोहन, मैं यहाँ से बेचना प्रेफर करूंगी बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इवन दो हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं, बिकॉज मार्केट में रिस्क ऑन सेंटिमेंट्स आए हैं, फेड के डिसीजन को मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है। और इसके साथ साथ अगर हम यूएस का इन्वेंटरी डेटा भी देखें फॉर द लास्ट वीक, दैट हैज आल्सो बीन वेरी सपोर्टिव। एक एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ड्रॉडाउन देखने को मिला है और पेट्रोलियम डिमांड इज आल्सो रीच टू अ रिकॉर्ड हाई। सो ये फैक्टर्स ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट किया। बट वहीं अभी भी अगर हम देखें तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं मार्केट में और डिमांड को लेके भी काफी ज्यादा कंसर्न्स हैं। सो ये फैक्टर मुझे लगता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को हाई लेवल्स पे सप्रेस कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम टेक्निकल लेवल्स की भी बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस $73.5 पर बैरल को फॉर WTI क्रूड ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट्स में देखें तो 5600 का लेवल प्राइसेस नहीं ब्रेक कर पा रहे। सो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी 5480 के लेवल पर शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 5550 ऑन द हायर साइड, डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 5320। आपको बेचने की सलाह है 5,480 पे 5,320 के टारगेट के लिए। अब भाविक, आपका टारगेट क्या होगा कच्चे तेल को लेकर? आप क्या सलाह देंगे? देखिए विश्वमोहन जी, मेरा थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है क्योंकि लास्ट अगर 8 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो क्रूड ऑयल 5300 से 5600 के एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक जब तक 5300 ब्रेक नहीं करता तो तब तक मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत बुलिश ही हूँ, क्योंकि 5300 के नीचे ही अगर देखें तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अपसाइड 56 से 5620 के करीब होगा और आज के दिन भी अगर देखें तो अपसाइड देने के बाद अभी भी एटलीस्ट अपसाइड टिका हुआ है। तो इंट्राडे मेरे लिए थोड़ा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जहां पे 5415 के करीब आता है, तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 5500 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 5370। दैट बीइंग सेड, अगर 5300 ब्रेक करता है तो कोई भी पोजिशनल ट्रेड लॉन्ग है वो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लॉन्ग पोजीशन निकल जाए, क्योंकि 5300 एक अच्छा सपोर्ट है और अगर वो ब्रेक करता है तो हमें एटलीस्ट नीचे 5180 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, ये व्यू है कच्चे तेल को लेकर, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक और अपडेट आपको दे दूं बजट से रिलेटेड। ये है कि तेल तिलहन सेक्टर की बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं और हर बार हालांकि ये सरकार के पास अपनी सलाह भेजते हैं। क्या ये उम्मीदें पूरी होंगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीबी मेहता साहब हैं, ईडी है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, इस बार आपने क्या उम्मीदें रखी है और क्या प्रस्ताव भेजा है सरकार के पास? इस बजट से क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद तो काफी है, हर साल उम्मीद रख के प्री बजट मेमोरेंडम भेजते हैं, पर जो आज उम्मीद ज्यादा उसमें है कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं एडिबल ऑयल में। आज हमारी जो डिपेंडेंस है 65 to 70% इंपोर्ट में है। क्यों है कि अपना लास्ट 10 साल का अगर आप देखें एवरेज, तो ऑयल सीड का प्रोडक्शन प्रैक्टिकली स्टैग्नेंट अराउंड 30 मिलियन टन, 300 लाख के करीब स्टैग्नेंट हो गए। उसके वजह हर साल इंपोर्ट बढ़ रहा है।
इसके लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा जोर ऑयल सीड की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करें, ताकि हमारी डिपेंडेंस कम हो। और उसके लिए हमने पूरा एक प्रोग्राम बना के दिया हुआ है कि भाई कौन कौन से एरिया में काम करना जरूरी है। जैसे कि आज सोया मस्टर्ड और ग्राउंडनट मिलकर 80% है जो अपना प्रोडक्शन, उसमें जोर लगाए तो इजीली आप इवन इफ यू टारगेट 100 kg पर ईयर पर हेक्टर तो भी काफी फर्क पड़ता है अगले 3 साल में। देन आपके पास नॉन ट्रेडिशनल ऑयल है, जैसे राइसबान है, कॉटन सीड है, लोकल पाम ऑयल है, उसमें जोर लगा सकते हैं, तो वहां से भी अच्छा 1 मिलियन टन का आपके आ सकता है। और अपना फोकस ये होना चाहिए कि अगले 10 साल के 15 साल में जो अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस अभी 65% 70% है, वो कम करके एटलीस्ट 15-20% लेके आए, और उसके लिए प्रोग्राम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 साल से प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बात करते हैं, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी बात की है कि भाई हमारा ध्यान ऑयल सीड सेक्टर पे है, पर ग्राउंड में कोई रियलिटी नहीं दिख रही है। और थोड़े दिन 2 महीने के पहले गवर्नमेंट इंडिया ने ऑयल पाम के लिए 11,000 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया है अगले 5 साल के लिए। बड़ी अच्छी बात है, पर इसे लॉन्ग टर्म है। सर ग्राउंड की बात आप कर रहे हैं कि, लेकिन एज ए एसोसिएशन के तौर पे, आप एनजीओ के तौर पे काम भी करती है सी, तो क्या आप लोग ग्राउंड पे इस तरह के इवेंट करते हैं ताकि लोगों को, जो किसान हैं, उनको प्रोत्साहन मिले और वो तिलहन की खेती की तरफ वो बढ़े आगे? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। और आज ऐसी लास्ट 5 साल से प्रोडक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व है। पहले हमने कैस्टर सीड की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया था 5 साल में, और कॉन्सेप्ट ये सामने 500 मॉडल फार्म गुजरात और राजस्थान में एस्टैब्लिश किया है, और हम किसान को दिखाते हैं कि भाई कैसी प्रोडक्टिविटी बढ़े। जो नॉर्मल में 2000 किलो की प्रोडक्टिविटी, हमारे मॉडल में 3000 से 5000 किलो की प्रोडक्टिविटी आ रही है कैस्टर में। जब ये क्रॉप मैच्योर हो जाता है तो पूरे किसान पूरा एरिया के लाते हैं, उनको दिखाते हैं कि आप भी कैस्टर बोते हैं, ये भी कैस्टर है, देखो कितना फर्क है। जो ग्राउंड लेवल, और उनके साथ में बैठ के उसको समझाते हैं कि आप अपनी जो पद्धति उसको चेंज करो, अच्छे सीड यूज करो, अच्छी प्रैक्टिस यूज करो, एग्रो प्रैक्टिस यूज करो, तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। सेम वे ये 3 साल से हमने मस्टर्ड में काम करना शुरू किया है, और ये साल कम से 500 मॉडल फार्म राजस्थान और एमपी में एस्टेब्लिश किया है। 2 साल में हमने देखा कम से 30% की बढ़ोतरी मिली है हमको जो मॉडल फार्म में, कंपेयर टू द स्टैंडर्ड जो नेबरिंग फार्म। जी आप कितने एफपीओज के साथ, इस तरह के कितने एफपीओज के साथ आप काम कर रहे हैं अभी? नहीं, खुद का एफसीए जो खुद का ही कर रहा है, साथ में हमारे साथ सॉलिडार करके एनजीओ है, वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है मस्टर्ड में, और काफी। और एक और चीज बताओ, और एक हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है एक वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन, उसने वेदर स्टेशन हमको एस्टेब्लिश करके दिया है। ओके, और लाइव इंफॉर्मेशन किसान पे जाती है। आज राजस्थान में जो हमने 6 वेदर स्टेशन एस्टेब्लिश किया है, एक वेदर स्टेशन 25 किलोमीटर के रेंज में लाइव इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई आधा घंटे के बाद बारिश होगी, तो कब आपको सोइंग करना है, कब, सारी इंफॉर्मेशन हम उनको एसएमएस और वॉइस मेल से ज्यादा। यानी ऑनगोइंग जोड़ के आप लोग भी ग्राउंड पर काफी कुछ कर रहे हैं, एफपीओज के जरिए, मॉडल फार्मिंग के जरिए, और सरकार की तरफ से भी चाह रहे हैं कि कुछ मदद दी जाए, सपोर्ट किया जाए, ताकि तेल तिलहन का उत्पादन देश में बढ़ाया जाए और इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो। वक्त कम है मेहता जी, आगे भी आपसे बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम अब बात एक कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर के इंपोर्ट को लेकर। जिस तरह से इंपोर्ट देश में बढ़ रहे हैं, डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में रिकॉर्ड बिक्री सोने की हो सकती है। रेनिशा जी, गोल्ड इंपोर्ट बिल एक बहुत अहम मसला है। हालांकि इस इंपोर्ट बिल बढ़ने के पीछे कई सारी वजह हैं। एक तो यह है कि कीमतें बहुत ज़्यादा है, रुपए में जिस तरह का डेप्रिसिएशन हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, करीब 7 सालों में 25 से 30% डेप्रिसिएट कर चुका है। तो ऐसी कई सारे वजह जिससे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, गोल्ड इंपोर्ट अब क्या फिर नए रिकॉर्ड लेवल पे आगे भी जा सकता है क्या? जी विष्णु मोहन जी, हमने देखा है कि गोल्ड इंपोर्ट्स जो है लास्ट 2-3 मंथ से बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, बिकॉज ये काफी टाइम से लो लेवल्स पर थे, और जो ये पेंटअप डिमांड बाकी थी गोल्ड में आने की, जिस तरह से फेस्टिव डिमांड थी नवंबर में दिवाली की वजह से, एंड देन दिसंबर जनवरी में इट वाज बिकॉज ऑफ ओवरऑल हम देखते हैं कि मैरिज सीजन होती है, एंड ये 2 फैक्टर्स थे जो प्राइसेस को भी अब संभाले रखे हुए थे, एंड इंपोर्ट्स भी हमने देखे थे काफी हो रहे थे। सो मुझे लगता है यस 2-3 महीने तक और भी इंपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। जैसे डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट है, रिकॉर्ड लेवल्स के रिपोर्ट्स देखे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल काफी कम इंपोर्ट्स हुए हैं।
तो इस साल हम देख सकते हैं रिकॉर्ड नंबर्स आ सकते हैं। ग्रेजुअली आफ्टर मार्च हम देखेंगे कि एक जो बैलेंस रहेगा, जो ईयरली हम देखते हैं 700 टन्स के आसपास, वही नंबर के आसपास एवरेज रहेगा। बट यस, मंथली इंपोर्ट नंबर्स में हम देख सकते हैं बढ़ोतरी हो सकती है। नोटेड मैम, नोटेड। यानी मंथली इंपोर्ट नंबर्स में उच्च इजाफा आ सकता है, हालांकि बाद में फिर औसत वही इंपोर्ट लेवल रहेगा। चलिए अब फटाफट से बेस मेटल्स पे सुगंधा जी, वक्त काफी कम है। एल्युमिनियम के लिए आप क्या टारगेट देंगी आज इंट्राडे के लिए? विष्णु मोहन, मैं एल्यूमिनियम में बाइंग प्रेफर करूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 215.50, स्टॉप्स रहेंगे 214 और हमारे हायर साइड में टारगेट्स रहेंगे 218.50। ओके, तो एल्युमिनियम बेस्ट पीक है इनकी तरफ से। 218.50 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। शुक्रिया सुगंधा जी आपका, भाविका आपका और रेनिशा जी आपका। आप तीनों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और तमाम सवालों के जवाब भी दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए इफेनो जंक्शन। नमस्कार।